Okay, dear, I was discussing with you the brand personalities and welcome to our new Zoom session, जिसमें के नाइकी के ब्रांड के ऊपर हम बात कर रहे थे कि उसका एक अपना कल्चर है, उसकी अपनी फिजिक है, उसकी एक अपनी पर्सनैलिटी है. Just like that, there are so many other brands as well. If you talk and look at the Coca-Cola, तो Coca-Cola की जो बेसिक कंसर्न हम देखते हैं इन पर्सनैलिटी पर्सपेक्टिव, दैट इज हैप्पीनेस. उसमें वैल्यूज की बात की जा रही है, अमेरिकन वैल्यूज की बात की जा रही है. उसकी अपनी एक कम्युनिटी है, उसके अपना एक यूथफुलनेस है, उसका एक अपना स्टाइल है, उसके अपना रिलेशनशिप है, उसकी अपनी एक फिजिक है, जिसके ऊपर कोक इज एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड एंड परसीव्ड एंड इवैल्यूएटेड. ओके, सो हर एक ब्रांड एक्चुअली जब पोजीशनिंग से ब्रांडिंग के कॉन्टेक्स्ट में पहुंचता है, जब वो सेंसिंग ब्रेन से फीलिंग ब्रेन को ट्रांसलेट करता है अपने आप को, तो वहां पर उसकी एक परसेप्शन वो बिल्डअप होती है. और उस परसेप्शन में ऑब्वियसली हम उस ब्रांड के कॉन्टेक्स्ट में उसकी फिजिक, रिलेशनशिप, रिफ्लेक्शन, सेल्फ इमेज, कल्चर, पर्सनैलिटी, उसकी जो एंथ्रोपोमॉर्फाइजेशन है, उसको हम मैनिफेस्ट होता वहां पर वो देखते हैं. सो एप्पल, यू नो, इट हैज गॉट इट्स ओन ब्रांड इमेज एंड पर्सनैलिटी एंड रिलेशनशिप्स. So, इसके ऊपर कंप्लीट आपके ऑडिट्स, कंप्लीट आपकी जो डिस्कशंस हैं वो लॉन्च की जाती हैं, एवेल्युएट किया जाता है, चेंज किया जाता है, पर्सनैलिटी के अंदर मॉडिफिकेशन सजेस्ट की जाती हैं बेस्ड अपॉन द फैक्ट कि आपकी जो टारगेट मार्केट है उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, उसके जहन में आप अपने आप को किस तरह बेहतर पोजीशन करोगे एज इफ यू आर एक्चुअली इन सर्च ऑफ अ फ्रेंड. ठीक है. ओके, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू टॉक विद यू इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग मायोपिया. ओके, सो हमने डिस्ट्रप्टिव मार्केटिंग, न्यूरो मार्केटिंग, इन कॉन्सेप्ट्स को देखा. फिर हमने सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग पर बात की. उसके बाद हमने डिफरेंट तरह के एज एंड ओज एंड सीज एंड डब्ल्यूज एंड ईज, इसके ऊपर हमने डिस्कशन की मार्केटिंग मिक्स के कॉन्टेक्स्ट में. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द पोजीशनिंग एंड द ब्रांडिंग. और अब आपको जो मैं टॉपिक लेकर आ रहा हूं, दैट इज द मार्केटिंग मायोपिया. सो व्हेन यू टॉक अबाउट दिस मार्केटिंग मायोपिया, you know, the word myopia, it actually means short sightedness. So a business suffers from marketing myopia when a company views marketing strictly from the standpoint of selling a specific product rather than from standpoint of fulfilling customer need. ठीक है, तो आप मार्केट पुल की बजाय प्रोडक्शन पुल के ऊपर, प्रोडक्शन पुश के ऊपर वो ज्यादा फोकस कर रहे हो. सो दैट इज बेसिकली योर मार्केटिंग मायोपिया. सो मार्केटिंग मायोपिया में बेसिकली क्या होगा, शॉर्ट साइटेड अप्रोच टू मार्केटिंग है ये. फोकस नॉट ऑन कस्टमर नीड्स and on selling products. Product should be consequence of marketing, not opposite. And growth industries came down due to adamancy to change. ठीक है. So adamancy to change की जब आप बात करोगे, जब आप तब्दीली के साथ कोऑपरेट नहीं करोगे, जब आप कंडीशंस एंड कंस्ट्रेंट्स के शिकार हो जाओगे, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू सफर फ्रॉम मार्केटिंग मायोपिया, जिसमें कि आपकी शॉर्ट साइटेडनेस है और आप एक हद से ज्यादा चीजों को विजुअलाइज नहीं कर सकते हो. और इस चीज का शिकार दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज भी हुई. ये जरूरी नहीं है कि एक एसएमई के अंदर ही शख्स मार्केटिंग मायोपिया का शिकार हो सकता है. एमएनसीज सफर फ्रॉम मार्केटिंग मायोपिया, जिसकी दो रोशन एग्जांपल्स आपके सामने जो मैंने यहां पर लिखी हुई है, दे आर द नोकिया एंड द कोडैक. ठीक है. So remember, in terms of the marketing myopia, that it is said, okay, is it right to remain ignorant? I don't know, but I refuse to find out. Okay, so that means that you don't want to, you know, visualize, okay, what's going on and what are the changes expected from the industry and from your company. And as I told you, okay, marketing myopia में उसकी लपेट में even the MNCs came and those MNCs were like becoming the history of the past. ठीक है, story of the past वो बन गई. अब marketing myopia को avoid कैसे करना है? It is said that marketing myopia is management's failure to recognize the scope of their business and occurs when a company identifies with their product or past structure instead of customer needs. If you sell oatmeal cookies, you might start to think your job is to satisfy the desire for your oatmeal cookies. Okay, so इससे आपका क्या होगा? This will limit growth and this will lead to serious trouble if taste change. अब अगर वहां के आपकी जो टारगेट मार्केट है उसका वक्त के साथ जायका बदल जाता है, तो उस वक्त फिर आप ओटमील को क्या करोगे? ठीक है, डेमोग्राफिक्स बदल गए, लोग वहां से शिफ्ट कर गए, माइग्रेट कर गए. इसी तरह कंपटीशन कट्स इन, तो उस वक्त फिर आपका वहां पर सर्वाइवल कैसे मुमकिन होगा? सो टू अवॉइड मार्केटिंग मायोपिया, कंपनीज मस्ट ब्रॉडली डिफाइन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स टुवर्ड्स कंज्यूमर नीड्स एंड फोकस ऑन कंज्यूमर बेनिफिट्स. ओके,
सो जब हम मार्केटिंग मायोपिया को अवॉइड करने की बात करते हैं तो मेनी कंपनीज अगेन सफर्ड फ्रॉम दिस थिंग, और उन्होंने अपने आप को फिर अवॉइड कैसे किया? फॉर एग्जांपल जनरल इलेक्ट्रिक, उनका मार्केटिंग मायोपिक डिस्क्रिप्शन क्या थी? एन अप्लायंस कंपनी, लेकिन उन्होंने अपने आप को फौरन अपने मोटो को चेंज किया एंड दे सेड आई एम सॉरी, वी आर नॉट जस्ट अप्लायंस कंपनी, वी आर एक्चुअली देयर टू वर्क फॉर इमेजिनेशन एट वर्क। इसी तरह AT&T, उन्होंने फोन कंपनी कहने की बजाय योर वर्ल्ड डिलीवर्ड की बात करनी शुरू कर दी। वीजा, उन्होंने क्रेडिट कार्ड कंपनी की बजाय अपने आप को लाइफ टेक्स वीजा का कहना नाम देना शुरू कर दिया। इसी तरह नोकिया, साउथ वेस्ट एयरलाइन, देयर आर सो मेनी कंपनीज के जिन्होंने अपने सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए फिर इस बात पर फोकस किया कि दे नीड टू कम अप विद अवॉइडिंग द मायोपिया। ओके, और अगर आप मायोपिया को अवॉइड नहीं करोगे तो इट वुड नॉट बी जस्ट योर मार्केटिंग मायोपिया, इवेंचुअली इट वुड बी द स्ट्रेटेजिक मायोपिया एज वेल। एंड एज यू मे नो कि स्ट्रेटेजिक मायोपिया के अंदर बेसिकली आपकी कोर कंपिटेंसीज जो हैं वही आपकी कोर रिजिडिटीज वो बन जाती हैं। तो तमाम वो बातें जिसके ऊपर आज आप इतरा रहे हो, कल को हो सकता है कि वही आपके लिए वबाले जान वो बन जाए। व्हाई? व्हेन यू आर हैविंग द शॉर्ट साइटेडनेस अबाउट द फ्यूचर, when you are not adaptive, when you are not change oriented, when you are not upgrading and updating yourself, when you are denying the modernization, तो ये तमाम चीजें आपको orthodox कर देंगी, आपको static कर देंगी, आपको stagnant कर देंगी, and that state is basically is not a state जिसमें आप अपने survivor को ensure long term वो कर पाओगे। Another concept which I would like to discuss with you is basically the concept of demarketing, जिसमें आप एक्चुअली मार्केटिंग कर रहे हो चीज को ना खरीदने के लिए। So marketers attempt to reduce the demand of a product when demand for the product is greater than the manufacturer's ability to produce it. तो वहां पर डीमार्केटिंग की जरूरत पड़ जाती है। डीमार्केटिंग स्ट्रेटजीज इन्वॉल्व रेजिंग प्राइसेस, रिड्यूसिंग एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन एक्टिविटीज और एलिमिनेटिंग प्रोडक्ट बेनिफिट्स, ये तमाम चीजें भी उसमें शामिल हो सकती हैं। डीमार्केटिंग डज नॉट एम टू डिस्ट्रॉय द डिमांड बट ओनली टू लोअर इट टू मेक इट level with the ability to produce the product. For example, an oil company is faced with an ever increasing demand. The marketer here has to demarket oil by educating motorists on the importance of conservation of oil. Just like WAPDA, ठीक है, आपने बिजली बचानी है अपने लिए, कौम के लिए, तो actually that is basically to control the your spending patterns. Okay, just like that, याद रखिएगा कि there is again a difference between demarketing and remarketing. Okay, so अब demarketing और remarketing में basically क्या हो रहा है? demarketing के केस में आप जो उसकी यूसेज है उसको कट शॉर्ट करने की बात कर रहे हो, जबकि remarketing के केस में आप रिटर्न टू योर वेबसाइट की जो बात है, जिसमें कि आप दोबारा से उसको वहां पर एंगेज करना चाहते हो सर्विस ओरिएंटेशन के साथ, that is something which is taken up as the expression of remarketing. Ab, green marketing is another important phenomena which I would like to discuss with you in our last part of the discussion. इसमें green marketing की जब हम बात करते हैं तो green marketing refers to the process of selling products and or services based on their environmental benefits. Such a product or service may be environmentally friendly in itself or produced in an environmentally friendly way, such as being manufactured in a sustainable fashion. ओके, सो यहां पर कंटेम्पररी इश्यूज के कॉन्टेक्स्ट में जब हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस को देख रहे हैं तो दीज आर एक्चुअली ऑल द डोमेन्स, जिन डोमेन्स में देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर यू टू कंट्रीब्यूट एंड फॉर यू टू डू योर रिसर्च एंड प्रोवाइड द इंडस्ट्री विद द सॉल्यूशंस कि आज के जो मसाइल हैं उनका हल उनके पास मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट में वो क्या है। अगर हम ग्रीन मार्केटिंग को थोड़ा सा आगे फर्दर एलैबोरेट करें तो ग्रीन मार्केटिंग हेल्प्स टू प्रोड्यूस इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। ग्रीन प्रोडक्ट्स फोकसेस ऑन वेस्टेज मिनिमाइजेशन एंड proper resource planning. Green marketing helps in sustainability of environment, and green marketing is also contributing for reduction of various greenhouse gases in the environment. तो ये तमाम तर benefits हैं जो कि green marketing को use करके हम environmental sustainability के context में हासिल कर सकते हैं। याद रखिएगा कि ग्रीन मार्केटिंग मस्ट सेटिस्फाई टू ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप ग्रीन मार्केटिंग में वर्क करना चाह रहे हो तो दो मेन ऑब्जेक्टिव्स आपने जहन में रखने हैं। नंबर 1, इंप्रूव्ड एनवायरमेंटल क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जिसमें कि मिसजजिंग आइदर और एम्फसाइजिंग द फॉर्मर एट द एक्सपेंस ऑफ द लेटर इज व्हाट कैन बी कॉल्ड ग्रीन मार्केटिंग मायोपिया। ओके, तो ग्रीन मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी हम मायोपिक एक्सप्रेशंस को मिस नहीं कर रहे हैं। तो सच मायोपिया कैन आल्सो अकर व्हेन प्रोडक्ट्स फेल टू प्रोवाइड क्रेडिबल एनवायरमेंटल बेनिफिट्स।
ओके, तो अब आपको एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए इस तमाम ग्रीननेस की जरूरत वो है। अनदर इंपॉर्टेंट एरिया जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो मरकूज करवाना चाहूंगा, एंड दैट इज कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग। Okay, these are some of the things, some of the areas कि जिसके ऊपर जनरली डिस्कशन नहीं की जाती. So I thought I have taken up this opportunity कि मैं आपकी तवज्जो इन एरियाज की तरफ भी लेकर आऊं कि what is controversial marketing then. ठीक है, सो कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग में ऐसा एक्सप्रेशन यूज किया जा रहा होता है जो कि अदरवाइज इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय एनी मींस. ठीक है, लाइक अ टोडलर एंड यू आर गिविंग हिम कोल्ड ड्रिंक and you are saying that nothing does it like 7 up. ओके, सो ये इसमें बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज वो इवॉल्व कर सकते हैं, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, एज की बात की जा सकती है, टारगेट मार्केट की बात की जा सकती है, इस कैंपेन में इस कैरेक्टर को यूज करने की बात की जा सकती है. सो कंट्रोवर्शियल के जब हम वर्ड यूज करते हैं तो देयर आर सो मेनी कंट्रोवर्सीज. जो कंट्रोवर्सीज जो है आर प्रिवेलेंट, और उन कंट्रोवर्सीज को विजुअलाइज करना, समझना कि आपने अपनी कंपनी के लिए उन कंट्रोवर्सीज को क्यों यूज करना है, दैट इज समथिंग वी नीड टू फोकस अपॉन. Likewise, another example that I have taken up for you is related to the controversial marketing, is basically this particular ad in which the crocodile is taking the dew and do the dew, you know. मैं उसमें बहुत सारा डिस्कशन वो किया जा सकता है, लेकिन कंट्रोवर्सीज को लिमिट में रखना, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना कि उसमें किस लेवल की आप कंट्रोवर्सी जनरेट करवाना चाहते हो. यहां पर आपके लिए मैंने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल एड रखा है इन दिस शॉर्ट इंटरवल, एंड विल बी बैक इंशाल्लाह आफ्टर दिस शॉर्ट इंटरवल. उस एड को देखिएगा, व्हिच इज रादर माइंड ब्लोइंग कि हाउ पीपल आर थिंकिंग फॉर मार्केटिंग what you're just going to watch in this particular ad. So we'll meet inshallah after this interesting short break. They say first impressions last a lifetime. But last impressions last an eternity. Timeless beauty, everlasting elegance, at the intersection of heaven and earth, where comfort meets necessity, there's innovation, fashion that's to die for. The all-new Prada body bag, it's the last bag you'll ever need. So Prada is not just giving you the bags for shopping, they are also offering you the coffin. And now you can imagine that this was actually the ad of the coffin. Okay, and the brand and the coffin and the luxury and the style and the last luxury that you would ever be needing for. Okay, so controversial ads, there are so many things people need to think about what product they are coming up with and what is the concept they are actually selling. अब consumer behavior अगर हम इसको visualize करें तो that is basically starting from the culture, the society जिसमें के एक consumer develop कर रहा है. So उस culture में there is no doubt that there is a main culture, then there are subculture, then there are social classes. फिर सोशल के कॉन्टेक्स्ट में वी हैव रेफरेंस ग्रुप्स, फैमिली एंड रोल्स एंड स्टेटस वी आर एंगेज्ड इन. फिर पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में एज, लाइफ, ऑक्यूपेशन, पर्सनैलिटी कॉन्सेप्ट्स हमारे पास आ जाते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं. और फिर उस पर्सनैलिटी के अंदर हमारा मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स, दीज आर ऑल द थिंग्स व्हिच वुड बी क्रिएटिंग द एसोसिएशन
Okay, we have just gone through the ad of Prada, and we have seen that it was a coffin ad actually. So we can see के products क्या हैं, आप किस तरह से आप ऐसी चीजों को भी मार्केट कर रहे हो जिसके बारे में लोग अदरवाइज शायद बात करना वो पसंद नहीं करते थे. So coming back to the next topic is consumer behavior. इसमें cultural, social, personal, psychological और फिर buyer का जो final decision है वो evolve कैसे कर रहा है इसके ऊपर discussion की जाती है. So culture में no doubt we have culture, subculture, social classes. फिर social में we have reference groups, family and role and status. फिर personal level आ जाता है जिसमें कि आपकी age, life cycle change, स्टेज को उसके ऊपर बात की जा रही है, ऑक्यूपेशन आपकी क्या है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, और फिर उस पर्सनैलिटी के साथ आपके साइकोलॉजिकल पैटर्न्स में आपकी मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, ये सब चीजें कारआमद होंगी टू फाइनलाइज कि आपका बिहेवियर, बाइंग डिसीजन वो किस तरह से फाइनल प्रोडक्ट की तरफ वो जा रहा है. अब मेजर डिफरेंसेस इन द बायर बिहेवियर B2B के केस में और B2C के केस में वो डिफरेंट होते हैं. बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन उनके अंदर बिहेवियर डिफरेंट है, और बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट्स के जो कॉन्सेप्ट है उसमें, बिजनेस टू कस्टमर मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो बिहेवियर है वो डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल अगर हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो B2B के केस में फ्यू बायर्स बट लार्ज परचेजेस, जबकि B2C के केस में मेनी बायर्स विद स्मॉलर परचेजेस. अगर हम नेचर ऑफ द बाइंग यूनिट की बात करें तो बाइंग यूनिट डिफर्स, मोर रैशनल अप्रोच यूज की जाती है इन B2B, और B2C के केस में इंडिविजुअल्स और फैमिलीज जो हैं दे आर बेसिकली द डिसीजन मेकर्स. अगर हम टाइप्स ऑफ परचेज की बात करें तो परचेज प्रोडक्ट्स टू मीट स्पेसिफिक बिजनेस नीड्स, और B2C के केस में परचेज प्रोडक्ट्स टू मीट इंडिविजुअल और फैमिली नीड्स. टाइप ऑफ बाइंग डिसीजन की अगर हम बात करें तो बिजनेस परचेजेस इन्वॉल्व अ मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन, जबकि B2C के केस में आपका जो इंपल्स परचेज है दैट इज समथिंग जो कि डिसीजन मेकिंग में काम आ रहा होगा. कम्युनिकेशन डिफरेंसेस में एग्जिस्टिंग कस्टमर्स कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड डायरेक्टली, जबकि B2C के केस में प्रोमोटिंग द वेबसाइट यूजेस मेथड्स सच एज बैनर एड्स एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इस तरह के तरीके यूज किए जाते हैं B2C की ऑडियंस को अट्रैक्ट वो करने के लिए. अब जब आपने एडवर्टाइजमेंट्स डिजाइन करनी है तो जाहिर है अभी हम डिफरेंट एड जैसे डिफरेंट अपने सेशन में भी देख रहे हैं कि वी हैव टू फोकस अपॉन आइडा, द अटेंशन, इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर, देन द डिजायर लेवल एंड देन द एक्शन, कि अब आप उस चीज को खरीदने के लिए विलिंगनेस अपनी वो शो कर दो. एंड ऑब्वियसली उनका इंपैक्ट उन्हीं के ऊपर होगा जिनको आपने टेक्निकली टारगेट जो है वो किया हुआ है, जिनके जहन में आप अपने आप को पोजीशन वो करना चाहते हो. सो आपकी जो डिफरेंट मार्केट की कंडीशंस हैं वो तमाम तर मार्केटिंग कंडीशंस, जिसमें के आपके फ्यूल प्राइसेस से लेकर सीजन से लेकर आपके रेडियो एंड टेलीविजन नेटवर्क्स तक की बात की जा रही है, ये सारी की सारी जो मार्केट कंडीशंस हैं दीज आर ऑल इन समिंग अप विद मार्केटिंग एक्शंस. कहां पर कोलैबोरेट करती हैं ये हमें, जब हम बात करते हैं एड कैंपेन लॉन्च करने के लिए तो एट्रीब्यूशंस प्रोवाइड करती हैं. उन एट्रीब्यूशंस को आपने फिर ऑप्टिमाइज करना है, एलोकेट करना है, और उस एलोकेशन के मुताबिक आप कंज्यूमर रिस्पॉन्सेज जनरेट देखते हो कि क्या हो रहे हैं, और उसके मुताबिक आप बिजनेस आउटकम्स के ऊपर उसका इंपैक्ट जो पड़ रहा है उसको गो थ्रू करते हो. दिस इज बेसिकली अ टिपिकल हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू मॉडल, जिसमें के एक एड कैंपेन को लॉन्च करने के लिए जिन स्टेजेस से गुजरना पड़ता है और जो उस पे मेन कंस्ट्रक्शन वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं उसके ऊपर फोकस वो किया गया. वेब मार्केटिंग की जा सकती है, उसमें ऑब्वियसली आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, आपका सर्च इंजन मार्केटिंग है, आपका मार्केटिंग ऑन पोर्टल्स, येलो पेजेस की एस्टैब्लिशमेंट है, लीड जनरेशन है. सो वेब मार्केटिंग इज अगेन अ बिग एरिया जो कि कंटेम्पररी वर्ल्ड में हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम साइबर फिजिकल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं वहां पर हमें मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट में वेब मार्केटिंग वो करनी पड़ेगी, और उसमें इस बात को विजुअलाइज करना पड़ेगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं दे वुड बी बिट डिफरेंट व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड. डिजिटल मार्केटिंग का एक पूरा फील्ड आपके सामने डेवलप कर जाता है, और उस डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया, आपका पे पर क्लिक, वेबसाइट का डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगेन ई कॉमर्स, उसकी एसोसिएशन आपके मार्केटिंग के साथ, उसमें आप खरीदारी कैसे करोगे, पेमेंट्स कैसे आएंगे, पेमेंट्स कैसे रिसीव होंगी, ये तमाम चीजें जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की फिर पूरी डोमेन हमारे सामने आ जाती है, जिस डोमेन को मद्देनजर रखकर आपको ये बात सोचनी होगी कि द बिजनेसेस व्हिच आर रनिंग एंड ऑपरेशनल ऑनलाइन उनके लिए किन किन चैलेंजेस का सामना वो करना पड़ रहा है. अब
इंटरनेट यूजर्स की जब हम बात करते हैं तो इंटरनेट यूजर्स के हवाले से हमारे पास कुछ कैटेगरीज आती हैं जिसमें के 6 डिफरेंट ग्रुप्स वो आइडेंटिफाई किए गए इंटरनेट यूजर्स के कॉन्टेक्स्ट में। इंटरनेट मार्केटिंग के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उसमें जो 6 डिफरेंट ग्रुप्स हमने आइडेंटिफाई किए, दे आर सिंप्लीफायर्स which are basically talking about the easier than the real world phenomena. Then there are surfers जो कि न्यू एक्सपीरियंसेस को डील करना चाहते हैं। देन दे आर बार्गेनर्स जो कि गुड डील्स को ढूंढ रहे होते हैं। देन दे आर कनेक्टर्स जो कि चैट रूम यूजर्स टाइप मेंटालिटी रखते हैं। देन देयर आर रूटर्स, रूटीनर्स जो कि न्यूज, स्टॉक प्राइसेस, फाइनेंस, जिसके लिए उनकी एक टिपिकल रूटीन होती है जिसके ऊपर उन्होंने ऑपरेट करना होता है। एंड देन देयर आर स्पोर्ट्सटर्स जो कि स्पोर्ट्स न्यूज को बेसिकली एंटरटेन करने के लिए दे मूव टू द नेट। अब इस तरह की कैटेगराइजेशन की जब हम जिक्र करेंगे इंटरनेट यूजर्स के हवाले से, तो नेटपोल हैज एस्टैब्लिश्ड अ डिफरेंट यूजर टोपोलॉजी। उसने आइडेंटिफाई किए जो कैटेगरीज हैं जो लोग इंटरनेट के ऊपर आ रहे हैं फॉर द शॉपिंग पर्पसेस, दे आर बेसिकली गेम बॉय, ये स्टिल एट स्कूल, लिविंग एट होम, एक्सेसेस द इंटरनेट मेनली एट होम इनटू प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स, ये वो लोग हैं जो कि नेट सेवे जिनको आप कहते हो। साइबर लैड कौन होगा? एक्सेसेस द इंटरनेट एट वर्क एंड एट होम, थिंक्स ही नोज इट ऑल, और उसको सब कुछ जो है वो आश्कार उसके ऊपर हो चुका है कि हाउ टू ऑपरेट द इंटरनेट। इसी तरह नेक्स्ट सोफिस्टिकेट है, दीज आर द स्ट्रैडलर्स, द बॉर्डर बिटवीन द बॉर्डर बिटवीन द कूल एंड नर्ड could be a giveaway creative at agency or unemployed and living at home with mom. Then there can be the cybersec, which is basically works as a PA to a boss of a small organization, super committed, और उसका बेसिकली काम क्या होगा? Accesses the internet only at office. Then there is hit and runner जो कि can be either the male or female, successful professionals and high flying marketing executives. इसी तरह info junkie, which are either male or female, possibly a middle rank civil servant or a partner at a small firm. And इसी तरह cyber mom, which is married with kids and work in a caring profession. Her husband thought it would be a good idea if they got online when he started spending 1 week in 4 at company headquarter in Holland so that they could exchange email messages. So cyber mom is always there to shop on the internet. अब हमारे पास डिफरेंट तरह के यूजर सेट्स हैं जो कि अभी आपको जैसे मैं बता रहा था ई मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी, कि जिसमें आपने जब इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग करनी है तो उसमें आपको ये बात आइडेंटिफाई करनी होगी कि वो कौन से लोग हैं हु आर एक्चुअली यूजिंग योर सर्विसेज, और फिर उनके मुताबिक अपने आप को डिजाइन करना, अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिजाइन करना, अपनी पोजीशनिंग स्टेटमेंट को डेवलप करना, अपनी ब्रांड इमेज को इनकॉर्पोरेट करना, उनके साथ इंटरेक्ट करना थ्रू प्रमोशनल कैंपेन्स। दीज आर ऑल द कंसर्न्स व्हिच यू नीड टू लुक एट। लाइकवाइज जब हम जनरल टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स की बात करें तो उसमें देयर इज ए वास्ट शिफ्ट कमिंग इन रिलेटेड टू द एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, पीआर एंड पब्लिसिटी, इंटरनेट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। ये तमाम वो चीजें हैं जिसका इंपैक्ट आजकल के बिजनेसेस के ऊपर बहुत ज्यादा आ रहा है, पर्टिकुलरली इन द पोस्ट कोविड सिनेरियोस, और बल्कि पोस्ट कोविड के साथ साथ जो थर्ड वेव भी साथ इवॉल्व कर गई। इन तमाम चीजों के अंदर जहां पर इस वक्त ऑल द बिजनेसेस आर बेसिकली थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ गोइंग ऑन नेट बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द मार्केट। आपकी मार्केट जल्दी क्लोज हो जाएंगी, लॉकडाउन हो रहे हैं, ये तमाम चीजें जो है बेसिकली हमें इस तरफ प्रमोट कर रही हैं कि हम इस इंपैक्ट और अपॉर्चुनिटी को कैलकुलेट कर पाए कि इन टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स को हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर किस तरीके से इंकॉर्पोरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हमें वेबसाइट्स एंड एड्स की बात करनी है, हमें सेल्स प्रमोशन के हवाले से कस्टमर डेटाबेसेस, पॉइंट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग के हवाले से अगेन हमें एसएमएस के कॉन्टेक्स्ट में बात, वेबसाइट, ईमेल, ई कॉमर्स साइट्स, इन सब चीजों को देखना है। हमें पीआर एंड पब्लिसिटी के केस में अगेन ईमेल एंड ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। मार्केटिंग एंड सेल्स के हवाले से वेबसाइट, ईमेल, क्लाइंट को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करना, कस्टमर डेटाबेसेस मेंटेन करना। इंटरनल मार्केटिंग के हवाले से इंटरनेट, न्यूज़लेटर्स, इन सब को फोकस करना। एंड नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से नो डाउट हमें सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन को किस तरह से एक्सेस करना है, किस तरह से रिट्रीव करना है, किस तरह से स्टोरेज की तरफ लेकर जाना है। तो ये तमाम चीजें हैं जिनके इंपैक्ट जो है हमें अपने बिजनेसेस के अंदर मार्केटिंग के कॉन्टेक्स्ट में वो देखने हैं। डिफरेंट चंक्स में मैं डिफरेंट आइडियाज आपके साथ फ्लोट कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स हैव अ लिटिल डिस्कशन रिलेटेड टू द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें आइडिया जनरेशन से लेकर हम कमर्शियलाइजेशन तक अपनी बात को लेकर आते हैं।
नो डाउट इसके दरमियान हमारे पास मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इवॉल्व कर जाएगी कि जो एक्चुअली इस बात को विजुअलाइज करेगी कि आपकी ब्रांडिंग, आपकी पोजीशनिंग, आपकी जो सेल्स है वो किस तरीके से मटेरियलाइज और कमर्शियलाइज वो होनी है। अब न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर भी देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट व्हिच आई नीडेड टू डिस्कस विद यू, इज बेसिकली क्राउड सोर्सिंग, व्हिच मींस इनवाइटिंग बोर्ड communities of people, customers, employees, and independent scientists and researchers, and even the public at large into new product innovation process. और आपके जो इनोवेशन प्रोसेस है दैट वुड बी बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड थ्रू दिस क्राउड सोर्सिंग, जिसमें के डिफरेंट तरह के वास्ट आइडियाज को आप गैदर करके अपनी प्रोडक्ट्स को बेहतर से बेहतर इनोवेटिव, क्रिएटिव वो बनाना चाहते हो। सो आइडिया जनरेशन के लिए दिस क्राउड सोर्सिंग कॉन्सेप्ट इज टेक्निकली यूज्ड, जिससे कि न्यू प्रोडक्ट आइडियाज जो है वो हमें इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से वो मिल पाते हैं। अब जब आपके पास न्यू आइडिया आ गया ऑफ द प्रोडक्ट टू व्हिच इज गोइंग टू एक्चुअली सर्व द पर्टिकुलर नीड ऑफ द कस्टमर, तो वहां पर फिर आप न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस की एक फ्रेमवर्क को इन्वॉल्व कर लेते हो, जिसमें कि आइडिया क्रिएशन से लेकर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपने आइडिया को स्क्रीन कैसे किया, आपने कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कैसे किया, आपने बिजनेस एनालिसिस के अंदर क्या क्या चीजें यूज करनी है। तो दिस इज बेसिकली जस्ट लाइक जिस तरह आप एक बिजनेस कैनवस वो डेवलप करते हो, बिजनेस कैनवस, जिसमें कि आप एसोसिएशन बताते हो कि आपके स्टेक होल्डर्स की एसोसिएशन कैसे डेवलप होंगी, आपके सप्लायर्स की एसोसिएशन कैसे डेवलप होंगी, आप अपने बिजनेस मॉडल को एग्जीक्यूट कैसे करोगे। तो उस तरह के सारे आइडियाज को हम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए भी वो यूज करते हैं, ताकि हम एक पैटर्नाइज्ड वे के अंदर जान पाए कि हाउ द न्यू प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन द मार्केट। अब उसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से डिफरेंट स्टेजेस हमारे पास आएंगी, R&D इन्वॉल्व होगा, हम टेस्ट मार्केटिंग करेंगे जिसमें कि हम चेक करेंगे कि आया ये प्रोडक्ट एक सिलेक्टिव सेट ऑफ कस्टमर्स के साथ रियलिस्टिकली एसोसिएट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, और उसमें फर्दर फिर फीडबैक की रोशनी में आप क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो। And that test marketing might include standard test marketing, control test marketing, simulated test marketing. तो बहुत सारे concepts हैं which can be discussed and which can be incorporated. और उसके बाद फिर eventually you have to commercialize your new product. New product development में बाज़ औक़ात प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि आप एक नई प्रोडक्ट बहुत सोच समझकर प्लान कर रहे हो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी, आपने क्राउड सोर्सिंग भी किया, आपने सारे अच्छे काम किए, बट स्टिल व्हाई योर प्रोडक्ट इज हैविंग अ फेलियर। तो उसकी वजह क्या होती है? ओवर एस्टिमेशन ऑफ मार्केट साइज कैन बी द इशू, पुअर डिजाइन कैन बी द प्रॉब्लम, इनकरेक्ट पोजीशनिंग, रॉन्ग टाइमिंग, प्राइस टू हाई, इनइफेक्टिव प्रमोशन, मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस, हाई डेवलपमेंट कॉस्ट, कंपटीशन। दीज आर ऑल द थिंग्स जिनकी वजह से देयर कैन बी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद योर न्यू प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट जो है इवेंचुअली फेलियर का सबब वो बन जाएगी। देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर कुछ बात की जा सकती है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एज यू ऑल नो कि द कोर्स ऑफ द प्रोडक्ट सेल्स प्रॉफिट्स ओवर इट्स लाइफ टाइम की हम बात करते हैं। सो वी हैव प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, और उसके बाद फिर हमें फर्दर उस प्रोडक्ट के अंदर डेवलपमेंट और इनोवेशन की जरूरत वो होती है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की जब स्ट्रेटजीज का हम पॉइंट लेकर आए तो उसमें वी हैव टू थिंक इन 3 एस्पेक्ट्स। वन इज द स्टाइल, कि आपका बेसिक एंड डिस्टिंक्टिव मोड ऑफ एक्सप्रेशन क्या है। देन देयर इज फैशन, जिसमें कि करंटली एक्सेप्टेड और पॉपुलर स्टाइल इन अ गिवन फील्ड, उसके ऊपर बात की जाती है। एंड देन देयर आर फैड्स, जो कि एकदम से डेवलप करते हैं और एकदम से मार्केट से गायब हो जाते हैं। सो आर टेम्पररी पीरियड्स ऑफ अनयूजुअली हाई सेल्स ड्रिवन बाय कंज्यूमर एंथुसियाज्म एंड इमीडिएट प्रोडक्ट एंड ब्रांड पॉपुलैरिटी। तो अब आपको ये देखना है कि जो प्रोडक्ट्स आप मार्केट में लेकर आ रहे हो, सो आया यू आर गोइंग टू प्रमोट देम एज अ स्टाइल, एज अ फैशन और एज अ फैड। उसी के साथ साथ ऑब्वियसली मार्केटिंग की चूंकि हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसके साथ एसोसिएटेड आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रेटजीज होंगी। उन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रेटजीज में we have sales strategies, we have cost strategies, we have profit strategies, we have customer strategies, and obviously they are going to be the competitive strategies. और इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को हम इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन में देखते हैं कि कब, कहां, क्यों, हमें किन स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स के साथ अपनी प्रोडक्ट्स, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, सेल्स एंड प्रमोशन, इन सब चीजों को इनकॉर्पोरेट वो करना है। Okay, so I have placed actually a lot of material on the slides just because as if I am developing the whole course in this particular session. These would be available to you, no doubt in that. But the point is कि हमें एक ओवरव्यू कंप्लीट नजर आ जाए कि किस किस अंदाज से आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग वो सोचना है कि आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन,
अपनी प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ग्रीननेस, इस तरह के बहुत सारी चीजों को इंश्योर वो कर सको। ठीक है, सो उसमें आपको इंट्रोडक्शन स्टेज पर फॉर एग्जांपल यू हैव टू ऑफर अ बेसिक प्रोडक्ट, आपको प्राइस के केस में यूज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, इसी तरह ग्रोथ के केस में ऑफर प्रोडक्ट एक्सटेंशन, और प्राइस के केस में प्राइस टू पेनिट्रेट मार्केट, मैच्योरिटी के केस में प्रोडक्ट में आप क्या करोगे, डिवर्सिफाई ब्रांड एंड मॉडल्स, और प्राइस में आप क्या करोगे, प्राइस टू मैच और बीट कंपेटिटर्स, और डिक्लाइन के केस में प्रोडक्ट के हवाले से आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी दैट वुड बी फेज आउट वीक आइटम्स, एंड प्राइस के केस में यू हैव टू कट द प्राइसेस। लाइकवाइज ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजमेंट, इन सब के हवाले से आपके पास प्राइसिंग मॉडल्स, आपके पास स्ट्रेटेजीज जो हैं वो अवेलेबल हैं। So what are your company's top marketing challenges? We are moving towards the end of our discussion. So top marketing challenges की जब हम बात करें तो उन top marketing challenges में सबसे कम challenge जो हमें आ रहा है that is finding an executive sponsor, उसके बाद hiring top talent, training our team, ग्रेजुअली हम टॉप चैलेंजेस की तरफ जा रहे हैं, और जब हम हाईएस्ट लेवल ऑफ चैलेंज पर पहुंचते हैं विच इज 63% इन दिस पर्टिकुलर सर्वे, तो इट इज बेसिकली जनरेटिंग ट्रैफिक एंड लीड्स। दैट इज बेसिकली द कंसर्न जिसके लिए हम ये सारी डिस्कशंस जो हैं वो करते हैं कि हाउ आर वी गोइंग टू जनरेट द ट्रैफिक एंड हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द लीड्स। ठीक है, नो डाउट उसी के साथ साथ आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज के हवाले से। सो दिस इज बेसिकली द हायरार्की ऑफ प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग चैलेंजेस, और ऑब्वियसली जितनी ज्यादा प्रायोरिटी है जिस चैलेंज की, उतनी ही ज्यादा उसमें हमें रिसर्च की और कंट्रीब्यूशन की जरूरत वो भी होगी। A short break and we'll be coming back soon after that. Isn't it nice when things just work? I can understand that it is getting tough now. We're talking about so many concepts in so short time. And isn't it nice that if just things get done? So I would just like to complete my discussion in few minutes now. Towards the end of my discussion, we are talking about the future of marketing and advertisement in 2030. ये एक विजन हमसे डिस्कस की गई जिसमें कि 2030 तक आप अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, और उसके लिए हाउ पीपल आर पुटिंग अप देयर एफर्ट। सो नो डाउट उसमें टेक्नोलॉजी और इंटरनेट दे आर द बेसिक थिंग्स जिसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। सो टेक्नोलॉजिकल मेगा शिफ्ट और इनफिनिट कंप्यूटिंग इसके ऊपर बात की जा रही है।
और ये बात डिस्कस की जा रही है कि $1000 का जो कंप्यूटर होगा इट वुड बी इक्वली वर्केबल जितनी एक ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो वर्क कर सकती है. So artificial intelligence is basically the future जिसमें के artificial super intelligence को यूज करते हुए प्रोडक्ट, सर्विसेज, न्यूरो मार्केटिंग, कैंपेन्स, तमाम चीजों को आपस में इंटरलिंक्ड और एसोसिएट वो किया जा रहा है. So that is what we are going to face in couple of years in the world. Likewise, sensors and networks हर तरफ establish हो रहे हैं. Robotics is the next future जिसमें के बेशुमार काम वो किया जा रहा है. and the companies are automating their networks and establishing their facilities जिसमें के प्रोडक्ट्स जो है वो भी ऑटोमेटेड वेज में बन रही हैं थ्रू द फैसिलिटी ऑफ द रोबोट्स. 2030 के जो चैलेंजेस हमारे पास मार्केटिंग के आ रहे हैं उससे रिलेटेड 3D प्रिंटिंग, वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, दीज आर द थिंग्स जिसके ऊपर फोकस वो किया जा रहा है. इसी तरह ह्यूमैनिटी मेगा शिफ्ट इज समथिंग वी नीड टू फोकस अपॉन जिसमें के हम ये चीज विटनेस कर रहे हैं कि देयर इज अ शिफ्ट इन सोसाइटी जिसमें फ्रॉम अ फोकस ऑन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स टू क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी, रेसिप्रोसिटी, एम्पैथी, इंट्यूशन, इस पे फोकस किया जा रहा है. फ्रॉम अ रैशनल, लॉजिक, प्रिडिक्टेबल वर्ल्ड टू अ रैंडम world influenced, directed and driven by empathy and emotion, from a mechanistic to an ecological world view. तो एक शिफ्ट ऑफ माइंड जो है दैट इज समथिंग जिसको बहुत ज्यादा प्रोपोगेट किया जा रहा है और फोकस किया जा रहा है. मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट प्रेडिक्शंस कुछ हमारे पास हैं. पहली प्रेडिक्शन जो 2030 के हवाले से हमारे साथ आ रही है दैट इज द एंड ऑफ प्राइवेसी कंसर्न्स व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज फिनोमेना. The second prediction for the future is the transfer of data ownership, जिसके हवाले से Google is one of the major sources which are playing their role. और likewise दूसरे जो सोशल नेटवर्क्स हैं वो भी सारे obviously अपना रोल वो दे रहे हैं कि जिसमें के ट्रांसफर ऑफ डाटा ओनरशिप जो है that is going to be the next future. And the third prediction we have is the end of broadcast advertising, because there would be a lot of customization available for every concern in your life. Okay, तो वो जो आपके circumstances हैं उनको एक companies exactly address करने के वो mood में आ जाएंगी and there would be the end of broadcast advertisement. Then there would be the fourth prediction 2030 तक हम expect कर रहे हैं और so on आगे जो बढ़ती जाएंगी, the rise of personal chatbots. ठीक है, तो बेशुमार इसमें एफर्ट, बेशुमार इसमें इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो की जा रही हैं सो दैट पीपल कैन कम अप विद मोर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड मोर बेटर सॉल्यूशंस. द फिफ्थ प्रेडिक्शन इज द शिफ्ट टुवर्ड्स द इवॉल्व्ड एंटरप्राइजेस. द सिक्स्थ प्रेडिक्शन इज द शिफ्ट फ्रॉम कम्युनिकेटिंग टू प्रेडिक्टिंग, एंड दिस इंटरवल वुड बी प्लेड आफ्टर वी जॉइन इन द नेक्स्ट मीटिंग. So please hurry up.